नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। दुनिया के मंचों पर एशियाई लोकतंत्र की भूमिका तेजी से बढ़ाने की जरूरत। टोक्यो में चौथे संवाद सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। लोकतंत्र की मजबूती के लिए परस्पर सामंजस्य और सम्मान पर जोर। खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने की उपराष्ट्रपति ने की सराहना। कहा, किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मिलेगी मदद। सरकार के प्रयासों से दलहन उत्पादन में होगा इजाफा। अंडमान में सेल्यूलर जेल जाकर वीर सावरकर समेत स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रोस्टर सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला आज। याचिका में मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत केसों के आवंटन के अधिकार पर उठाया गया है सवाल। अमेरिका और चीन में व्यापार युद्ध चरम पर। चीन के सामानों पर आज से भारी भरकम अमेरिकी शुल्क लागू। $34 बिलियन के सामान पर 25% लगेगा टैरिफ। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लगाया 25% आयात शुल्क। और फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से। पहले मैच में फ्रांस का सामना उरुग्वे से। दूसरे क्वार्टर फाइनल में ब्राजील की भिड़ंत बेल्जियम से। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक नजरिए से एशियाई लोकतंत्र का योगदान बढ़ाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक स्तर में उनका तेजी से आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य हिंदू और बौद्ध सभ्यताओं की ऐतिहासिक विरासत रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात टोक्यो में शेयर्ड वैल्यू एंड डेमोक्रेसी इन एशिया यानी कि संवाद के चौथे सेमिनार के लिए भेजे गए अपने वीडियो संदेश में कही, जिसे उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परस्पर सामंजस्य और सम्मान लोकतंत्र के लिए काफी मददगार है। Openness and not dogma, and engaging in philosophy and not ideology give us our shared heritage of democratic spirit. This philosophical and cultural heritage of dialogue in the two most ancient Asian faiths, Hinduism and Buddhism, helps us promote better understanding. Emperor Ashoka's rock edict brings out the fact that Ashoka wanted the essentials of all faiths to grow. The core values of Asia, namely consideration for others, self-restraint, and mutual respect, find their historical origin in Ashoka's edict 2300 years ago. Those are the values that have sustained the culture of democracies in Asia. Historical evidence from Tamil Nadu during the reign of Raja Chola in the 10th century tells us that a detailed system of voting and elections was in vogue long before even the Magna Carta 200 years later. Democracy is not just a system of voting. Democracy, a core values such as self-restraint and mutual respect make the democratic system function for the benefit of all. Sarvajan Hitay, Sarvajan Sukhay. The Asian values of mutual accommodation and respect enable democracies to function on the consensual model and not purely in a competitive model. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों पड़ोसी देशों के बीच रक्षा, प्रतिरक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी और तोब्गे के बीच चर्चा में डोकलाम त्रिकोण पर स्थिति को लेकर बातचीत होने की उम्मीद है, जहां भारत और चीन की सेनाएं बीते साल 73 दिन तक आमने सामने रहीं। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना के स्वर्ण जयंती साल में आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को असाधारण, समय पर खरे उतरे और स्थायी बताया। भूटान के प्रधानमंत्री कल दोपहर 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन अगले सप्ताह भारत दौरे पर आ रहे हैं। मून 8 जुलाई से 11 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उनकी इस यात्रा को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी आर्थिक सहयोग और बढ़ाने के उद्देश्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। The main working day will be July 10th. In the morning, as usual, there will be a ceremonial reception which will be accorded to President Moon, and this will be followed by official level talks between Prime Minister and President Moon at Hyderabad House. The two leaders will also address the India ROK CEOs roundtable. We also expect some agreements to be signed during the visit. In the evening, President Moon will meet Honorable Rashtrapati Ji, and Honorable Rashtrapati Ji will also host a banquet in honor of the visiting dignitary. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले की तारीफ की है। पोर्ट ब्लेयर में सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पहली यात्रा के दौरान कल उपराष्ट्रपति ने पोर्ट ब्लेयर में सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में भी शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने किसानों की आय दोगुनी करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि फसलों में विविधता, पशुपालन और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में सुधार लाया जा सकता है और इससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। I compliment the government. I welcome the announcement of the government of increasing the MSP, and feel happy, but at the same time, much more needed to be done in order to make agriculture sustainable and viable. In addition to providing MSP of 50% more than over the cost of production, there is a need for streamline the procurement process. उन्होंने फसल खरीद प्रक्रिया और पीडीएस नेटवर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, जैसा मैंने कहा, व्हाट इज मल्टी प्रोंग्ड? पॉलिसी में चेंजेस, दूसरा एटीट्यूड में चेंजेस, समाज भी, मीडिया भी, पार्लियामेंट भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी, प्रेस भी, तो अपना अर्बन बयास छोड़ के खेती के ओर ज़्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाउ इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फोकस ऑफ अटेंशन शुड बी मोर ऑन एग्रीकल्चर, मोर ऑन not only doubling income of the farmers but also increasing the income of the farmers, removing restriction on the food grain movement if any, and secondly making the needed infrastructure like road, like electricity, like availability of water, like cold storage. उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों की समस्याएं दूर करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि वो किसानों से नियमित संवाद करें और उनकी दिक्कतें दूर करने में मदद करें। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल का नाम जहन में आते ही हमें क्रूरता की एक ऐसी कहानी याद आती है जिसका मकसद आज़ादी के दीवानों का मनोबल तोड़ना था। कालापानी के नाम से कुख्यात इस जेल का कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दौरा किया और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इस जेल के बारे में जरूर बताया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को सेल्यूलर जेल का दौरा किया। उन्होंने यहां बंदी बनाए गए उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भीषण यातनाएं झेली और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उपराष्ट्रपति ने उस काल कोठरी को भी देखा जहां आज़ादी के नायक वीर सावरकर को रखा गया था। उपराष्ट्रपति ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि भी दी।
इन्हीं कुख्यात काल कोठरियों में देशभक्तों को अकेला रखकर बेहद क्रूर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थीं। ब्रितानी हुकूमत ने क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए इस जेल का निर्माण किया था। करीब 700 काल कोठरियों वाली ये जेल 1906 में बनकर तैयार हुई। यहाँ आज़ादी के दीवानों को घर परिवार से मीलों दूर अकेले में रखा जाता था। मकसद था उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना। जेल के चारों तरफ समुद्र होने के चलते यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ की हर काल कोठरी डरावनी थी। रात क्या दिन में भी यहाँ घुप अंधेरा रहता था। बदबू और सीलन इतनी थी कि सांस लेना भी दूभर था। न शौचालय न बिस्तर, बात करने के लिए बस काल कोठरी की दीवारें। स्वतंत्रता सेनानियों के पैर हमेशा लोहे की बेड़ियों से बंधे रहते थे। जेल के कोल्हू में बैल की जगह हमारे सेनानियों को बांधा जाता था। दिन भर उन्हें नारियल का तेल निकालना होता था, चक्की पीसनी होती थी और नारियल की रस्सी बनानी होती थी। वो सारा दिन लकड़ी काटते और पत्थर तोड़ते थे। खून से सने हाथों से वो हर शाम कोठरी में निढाल होकर गिर जाते। लकड़ी के तख्तों से बांधकर कई कई दिन खड़ा रखना तो मामूली बात थी। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं कि कितनी फांसियां हुई और कितने लोगों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। डर पैदा करने के लिए पेड़ से लटकी लाशें स्वतंत्रता सेनानियों को दिखाई जाती थीं। वीर सावरकर यहाँ वर्षों तक कैद रहे। उन्हें 1910 में कालापानी की सजा हुई। बंद कोठरी में कई साल तक वो दीवारों पर पत्थर और कोयले से हजारों कविताएं लिखते रहे। सावरकर को ऐसी कोठरी में रखा गया था जहां से सीधे फांसी घर दिखता था और दिन भर मौत की चीखें सुनाई देती थीं। वीर सावरकर के भाई बाबा राव को भी यहाँ कैद कर रखा गया था, लेकिन दोनों को इस बारे में सालों तक पता नहीं चला, क्योंकि दोनों को अलग अलग काल कोठरी में रखा गया था। वीर सावरकर ने रिहाई के बाद क्रूर जेलर डेविड बेरी की तरफ से दी गई भयानक यातनाओं के बारे में विस्तार से लिखा। यहाँ वीर सावरकर के अलावा कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर रखा गया। इनमें बटुकेश्वर दत्त, दीवान सिंह कालेपानी, फजले हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलवी लियाकत अली, बाबा राव सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल और आज़ादी के कई दूसरे नायक भी शामिल थे। 11 फरवरी 1979 को सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया और तब से हर साल हजारों भारतीय अंडमान आते हैं और शहीदों को नमन करते हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, पोर्ट ब्लेयर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कल पोर्ट ब्लेयर के BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और ज्ञान के जरिए ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने देश में उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में डिग्री की जगह संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का भी जिक्र किया। After coming here as my first program, I would like to salute the memory of the great freedom fighters led by Vinayak Damodar Savarkar and others who have made the supreme sacrifice here in these Andaman Islands. Freedom is very essential to anybody. You cannot live without freedom. Even if you live, you can have bread, you can have clothing, you can have shelter, but unless you have freedom, you will not be happy. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह टिकाऊ सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार बने। उन्होंने कहा कि यह खूबसूरत द्वीप कुदरत की विविधता के साथ साथ भारत की बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक और बहुभाषी पहचान को भी दिखाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुए नागरिक अभिनंदन समारोह में उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये द्वीप भारत में आज़ादी के संघर्ष से अभिन्न रूप से जुड़ा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वो स्कूल और कॉलेज छात्रों को इस द्वीप पर भेजें, जिससे वो आज़ादी के महान नायकों की कुर्बानी को जान सकें। उपराष्ट्रपति ने यहाँ की कुदरती सुंदरता को बनाए रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। श्री विनायक दामोदर सावरकर ऐसा लोगों को ऐसा कोने पे एक सिंगल सेल में रखा, क्यों? वहाँ से सीधा जो हैंगिंग प्लेस है वो देखे और उनका मन में ढीला है और डिमोरलाइज हो जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। एक बार इसको कल्पना करे तो मुझे ऐसा मन में पीड़ा हो रहा है, वेदना हो रहा है, नाराज़गी भी आ रहा है, जिस तरह का अंग्रेजी वालों ने हमारे ऊपर हमला किया, कितना हैरासमेंट किया,
एक एक व्यक्ति को 50 साल का जेल। सावरकर जी को 50 साल, क्या है पाप किया उन्होंने? आज़ादी मांगा, अपना देश के लिए आज़ादी, अपना लोग के लिए आज़ादी। तो जैसा पारंगत तिलक ने कहा, आज़ादी हमारा जन्मतः हमारा हक है। और इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर में कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विभिन्न किसान, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मिले। चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत केसों के आवंटन की मौजूदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। जस्टिस A.K. सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले पर 27 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच कह चुकी है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर है। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने यह मांग की है कि 5 वरिष्ठतम जज मिलकर मुकदमों का आवंटन करें। अटॉर्नी जनरल ने यह मांग की कि अव्यवहारिक बताया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह याचिका सिर्फ कोर्ट को मजबूत करने के लिए है और किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित नहीं है। सोशल मीडिया में फैलने वाली अफवाहों के चलते कोई बेगुनाह इसका शिकार नहीं बने, इसके लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाने वाली इस तरह की अफवाहों को तुरंत रोकें। साथ ही बच्चों को बंदी बनाने या अपहरण के मामलों में गहन जांच करने के लिए भी कहा, ताकि प्रभावित लोगों में पुलिस कार्रवाई को लेकर आत्मविश्वास पैदा हो। दरअसल पिछले कुछ दिनों में देश में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं दर्ज की गईं। पिछले 2 महीने में इस तरह के मामलों में 20 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि कई घटनाओं में भीड़ के हत्थे चढ़े लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जांच में ये पाया गया कि ये घटनाएं व्हाट्सएप या फिर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलने की चलते हुई। झूठी खबरों के चलते भीड़ ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया और जिस व्यक्ति पर शक हुआ उसको निशाना बनाया। सबसे ताज़ा मामला महाराष्ट्र के धुले में दर्ज हुआ है, जहां बीते रविवार भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अफवाहों को लेकर सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप को भी चेतावनी दी है कि फर्जी संदेशों की जांच करने और उन्हें रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके बाद व्हाट्सएप ने नया फीचर लाने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक पुलिस कांस्टेबल को अगवा कर उसकी हत्या कर दी है। उनका शव कुलगाम में मिला। गुरुवार को आतंकियों ने जावेद अहमद डार को उनके घर के बाहर से अपहरण कर लिया था। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। इसी इलाके से करीब 3 हफ्ते पहले सेना के जवान औरंगजेब को अगवा किया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा पर असर पड़ा है। 2 दिन की रुकावट के बाद आज पहलगाम के रास्ते यात्रा शुरू हो गई। 4,500 से ज्यादा तीर्थयात्री आज सुबह पहलगाम बेस कैंप से चंदनवाड़ी के लिए रवाना हुए, लेकिन खराब मौसम के चलते बालटाल के रास्ते यात्रा अभी भी रुकी हुई है। रास्तों में भूस्खलन और चट्टानों के गिरने के चलते यात्रा रोक दी गई। करीब 60 दिन चलने वाली इस यात्रा में अब तक 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। और उधर नेपाल में फंसे भारतीय मानसरोवर यात्रियों को निकालने का काम चौथे दिन भी जारी है। आज सुबह 5 विमान और हेलीकॉप्टर के जरिए 88 तीर्थयात्रियों को निकाला गया। अब तक 900 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सिमिकोट से नेपालगंज लाया गया। वहीं हिल्सा में फंसे यात्रियों को भी निकाला जा रहा है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास का ये कहना है कि हालात काबू में हैं और तीर्थयात्रियों को जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। खराब मौसम और भूस्खलन के चलते करीब 1,500 कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री हिल्सा और सिमिकोट में फंसे हैं। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और ब्रिटेन में हाई कोर्ट के एक जज के फैसले से विजय माल्या को एक बड़ा झटका लगा है। जज ने हाई कोर्ट के प्रवर्तन अधिकारी को लंदन के पास स्थित हेडफोर्डशायर में माल्या की संपत्तियों की तलाशी लेने की इजाजत दे दी है। इस आदेश का इस्तेमाल 13 भारतीय बैंक का समूह माल्या से कर्ज वसूलने में कर सकता है। माल्या को इन बैंकों को करीब 9,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। यूके हाई कोर्ट ने अधिकारियों और उनके एजेंट्स को टेविन वेल्विन में
लेडी वॉक और बॉम्बे लॉज में प्रवेश की अनुमति दी है। माल्या फिलहाल यहीं पर रह रहे हैं। ये फैसला भारतीय अदालतों के इस आदेश की पुष्टि करता है कि भारतीय बैंक बकाया राशि वसूलने के हकदार हैं और इसके लिए माल्या की संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है। और इस बीच बंगलुरु पुलिस ने विजय माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है। पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के जरिए दिल्ली की एक अदालत को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि वो इन संपत्तियों को जब्त नहीं कर पाया क्योंकि कुछ संपत्तियां पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर ली हैं। वहीं कुछ संपत्तियां लिक्विडेशन की प्रक्रिया में हैं। माल्या को कोर्ट ने 4 जनवरी को अपराधी घोषित किया क्योंकि वो समन के बावजूद हाजिर नहीं हुए। ईडी ने बताया कि बाकी संपत्तियों की पहचान की जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के तहत अरबों अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की चीनी वस्तुओं पर भारी भरकम शुल्क आज से प्रभावी हो गया है। अमेरिका ने चीन के 800 से ज्यादा उत्पादों पर नया टैरिफ लागू किया है। अब इन पर 25% अतिरिक्त कर लगेगा। चीन से आयात होने वाली इन चीज़ों की कीमत $34 बिलियन से अधिक है। वहीं अगले 2 हफ्ते में चीन से आयात होने वाले कुछ और सामान पर टैरिफ बढ़ सकता है, जिनकी कीमत करीब $16 बिलियन के करीब है। उधर चीन ने भी इसके जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया है। और आइए अब बात करते हैं फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। 8 देशों की टीमें अगले दौर में पहुंचने के मंसूबे से मैदान में उतरेंगी। आत्मविश्वास और जोश से भरी इन टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी। आज के टूर्नामेंट की बात करें तो आज टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जबरदस्त फॉर्म में चल रही 2 टीमें उरुग्वे और फ्रांस के बीच होगा। उरुग्वे ने प्री क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को हराया था, तो वहीं फ्रांस ने अर्जेंटीना को हराया। उरुग्वे अपने तीनों पूल मुकाबले जीत दर्ज कर ग्रुप में टॉप पर रही और फिर पुर्तगाल को आसानी से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने ग्रुप मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को और पेरू को हराया था, जबकि डेनमार्क के साथ ड्रॉ खेला। वहीं 5 बार की चैंपियन ब्राजील और बेल्जियम के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल होगा। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ब्राजील ने पूर्व चैंपियन जर्मनी को बाहर करने वाली मैक्सिको को हराया। ये 7वां मौका है जब ब्राजील की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। दूसरी तरफ बेल्जियम ने जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। और शनिवार को विश्व कप में तीसरा क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड का स्वीडन और रूस का क्रोएशिया से मुकाबला होगा। और आइए आज के मुकाबलों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं विजय लोकपल्ली जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। बेहद दिलचस्प होने वाले हैं ये मुकाबले क्योंकि आठों टीमें ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। और पहले टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल की बात करें तो उरुग्वे और फ्रांस के बीच ये होने वाला है, जो पिछले मैचों में जिनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। तो आज के लिए क्या प्रेडिक्शन करेंगे और खासकर वो खिलाड़ी जिन पर आज नज़र रहेगी? आप तो मुझे लगता है 1 मिनट के लिए भी टीवी से हट नहीं पाएंगी, क्योंकि जैसे मैचेस हैं आज बेस्ट टीम आज नज़र आएंगी आपको। बेल्जियम ब्राज़ील में आप किसको पिक करें, क्योंकि एक चैम्पियन है, एक टीम बनना चाहती है चैम्पियन। वहीं पे फ्रांस यूरुग्वे अलग अलग शैली की फुटबॉल खेलते हैं। फ्रांस अटैकिंग खेलता है और जो है यूरुग्वे के पास डिफेंस बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि 1 मिनट का भी आपको नीरस फुटबॉल नहीं देखने को मिलेगा। तो बेहद दिलचस्प होना है आज के मुकाबले जो होने वाले हैं। और वहीं दूसरे की बात करें तो उसमें 5 बार की चैंपियन है ब्राज़ील और जिसका मुकाबला है बेल्जियम के साथ। ऐसे में ये टक्कर भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। जी हाँ, बेल्जियम जिस ढंग से वो मैच जीत के आए हैं पिछला वाला, और ब्राज़ील अपनी पूरी फॉर्म में है। अब डिफेंस उनका बहुत अच्छा है और नेमार पे बहुत सबकी नज़र रहेगी। पूरी दुनिया को मालूम है कि आने वाले टाइम के ये सबसे बड़े खिलाड़ी उभर के आएंगे। पर बेल्जियम को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना गेम बहुत सुधारा है पिछले 2 मैचों में, और मुझे लगता है कि आज हो सकता है आपको एक अपसेट देखने को मिल जाए। जी, तो आज जो 4 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं, बेहद दिलचस्प होने वाले हैं ये मुकाबले, क्योंकि सभी की जो खिलाड़ी उनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, उनका पिछला प्रदर्शन बेहतर रहा है। और जैसा कि सर ने कहा कि टीवी स्क्रीन से आज आप नजरें नहीं हटा पाएंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू।
और फुटबॉल विश्व कप के मैचों के बारे में विस्तार से जानकारी और फुटबॉल एक्सपर्ट से चर्चा के साथ आप हमारे स्पेशल कवरेज देखिए फीफा वर्ल्ड कप रोज शाम 7 बजे। और कुछ और खेल खबरें। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कार्डिफ में खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक ये मैच रात 10 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं मेजबान टीम पर जीत का दबाव होगा। सीरीज में पहला मैच जीतकर टीम इंडिया 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुके हैं। महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में सिंधु ने जापान की आया ओहोरी को हराया। सिंधु ने ओहोरी को 21-17, 21-14 से मात दी। भारत की स्टार शटलर ने सिर्फ 36 मिनटों में मुकाबला अपने नाम किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना चीन की ही बिन जियाओ से होगा। वहीं एचएस प्रणय ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में चीनी ताइपे के वांग जू वी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की है। प्रणय को वांग के हाथों पहले मैच में 21-23 से शिकस्त झेलनी पड़ी, मगर इसके बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए वांग को 21-15, 21-13 से मात दी। 1 घंटे तक चले इस मुकाबले में प्रणय ने 21-23, 21-15, 21-13 से जीत दर्ज की। और अब बात खास शख्सियत की। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर देश के कई हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़े राजनेता होने के साथ ही कुशल सोच के मालिक भी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आइए एक नजर उनके जीवन सफर पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वो 1923 में सीनेट के सदस्य बने। उन्होंने 1937 में बैरिस्टर की परीक्षा पास की। कांग्रेस प्रत्याशी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें बंगाल विधान परिषद का सदस्य चुना गया, लेकिन कांग्रेस ने विधायिका का बहिष्कार किया और इसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में डॉक्टर मुखर्जी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए। 1947 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री का जिम्मा सौंपा, लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली के भारत के समझौते के चलते श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में मंत्रिमंडल से अलग हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरसंघ चालक गोलवलकर के कहने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 में जनसंघ के 3 सांसद चुनकर आए। इसके बाद 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों की मदद से उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श मानती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के भारत में विलय के समर्थक रहे। देश के इस वीर सपूत ने 1953 में दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महान सामाजिक विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ बाबू जगजीवन राम की आज पुण्यतिथि है। बिहार के भोजपुर जिले में 5 अप्रैल 1908 को एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बाबूजी ने स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद 1952 से 1984 तक वो लगातार सांसद चुने गए एवं लंबे समय तक करीब 30 साल तक केंद्रीय मंत्री रहे। बाबू जगजीवन राम ने मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभाई। आज ही के दिन 1986 को बाबू जगजीवन राम ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आखिर में आइए देखते हैं आज कैसा रहेगा मौसम का हाल, और ब्रेक के बाद विशेष में देखिए बिटकॉइन का भविष्य।